जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आदरणीय जस्टिस उमेश चंद्र माहेश्वरी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सम्माननीय उमेश चंद्र माहेश्वरी साहब से अनुरोध करूं। हम संपूर्ण विश्व का सुख चाहते हैं, संपूर्ण विश्व परिवार का सुख चाहते हैं और सब सुखी हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। इसी भावना के साथ मैं आयोजकों को और यह मंच हैंडओवर करता हूं। वे संबंधित चिकित्सकों से हम सबको मार्गदर्शन दिलवाकर हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं पंकज अटल टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स की ओर से कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन किया। मैं आदरणीय पंकज अटल जी से अनुरोध करूं कि वे आज के इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्या, किस सोच से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की टीम का गठन किया और पूरे प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया। पंकज अटल जी अपने इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। डॉक्टर पंकज अटल जी। सभी को जय श्री कृष्णा। कि कोई एक सोच होती है, उस सोच के कारण ही हम लोग किसी काम को करने की मेहनत करते हैं, जज्बा रखते हैं। और इस कड़ी में मेरे लिए प्रेरणास्पद रहे भाई योगेश जी मुंद्रा जो डॉक्टर साहब हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए अपने पूरी टीम का, पूरे समाज बंधुओं का सादर सादर नमन करता हूं और इस भावना के साथ कि आने वाले समय में हम लोग इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आगे समाज की सेवा करते रहेंगे। और डॉक्टर्स जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनके माध्यम से हमारे एक भी समाज बंधु को, एक भी राष्ट्रीय बंधु को इस बीमारी से ग्रसित नहीं होने देंगे। अगर हो गए हैं तो उन्हें हर हाल में ठीक करने का और उन्हें सही करके घर पहुंचाने का माजदा रखते हैं और ये कोशिश करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी डॉक्टरों का शत शत नमन करता हूं, मेरे साथियों का नमन करता हूं। जय महेश, जय हिंद, जय भारत। हेलो, I am Dr. Ravi Dosi. I work in Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, where I head the Department of Chest and Respiratory Diseases. Today, we all are dealing with the COVID-19 epidemic, and rather, it's more of a pandemic. न सिर्फ हमारी सिटी, हमारा एरिया, हमारी कॉलोनी, यहाँ तक कि हमारे आस पड़ोसी सभी कोविड से कहीं ना कहीं अछूते नहीं रहे हैं। और भारत के हर एक परिवार में एक न एक कोविड या कोविड से संबंधित समस्या को अब हम देख पा रहे हैं। ये जो सेकेंड वेव जिसे टर्म किया जा रहा है, जो इस अप्रैल के बाद से विशेष रूप से हमारे इंदौर शहर में, हमारे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है, ये कई मायनों में जो पिछली कोविड की वेव है और महामारी का प्रकोप है उसमें काफ़ी अलग है। इसमें जो प्रभाव है वो कम उम्र के मरीजों में देखा जा रहा है। इसका प्रभाव कुछ लोगों में काफ़ी अधिक तो कुछ लोगों में काफ़ी कम देखा जा रहा है। सीटी स्कैन और मरीज के प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स इनसाइड इन्वॉल्वमेंट एंड पेशेंट की कंप्लेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कई दवाइयां हैं जो पिछली बार काफ़ी कारगर साबित हुई थी, इस बार बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रही है। वहीं पे कुछ नई टेक्निक्स हैं जैसे प्लाज्मा थेरेपी हुआ, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और फिर बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट, बेसिक फिजियोथेरेपी, प्रोन पोजीशनिंग के टेक्निक्स, होम क्वारंटीन के ऊपर जोर देना, ये सभी तरीके हैं जिनसे इस बार इस एपिडेमिक को हम एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से टैकल कर रहे हैं, इवन एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। द बिगेस्ट बोन जो इस बार हमें है वो वैक्सीनेशन के रूप में है। वैक्सीनेशन के आने से बहुत ही ट्रेमेंडस बेनिफिट हमारे पेशेंट्स को हुआ है। और जो पेशेंट्स वैक्सीनेशन के बाद भी बीमार हो जाते हैं या फिर एडमिट हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमें उनमें बीमारी से लड़ने में और बीमारी की तीव्रता को कम करने में काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन के द्वारा दी हुई इम्यूनिटी रियली इज़ द आंसर टू दिस पर्टिकुलर वायरल प्रॉब्लम। वायरल बीमारियों के लिए कभी भी कोई भी उपयोगी दवाई अभी तक न बन पाई है और भविष्य में शायद बन जाए, यही हम कामना कर सकते हैं। वायरल बीमारियों के लिए काफ़ी प्रचलित दवाइयां हैं जैसे फेविपिराविर, रेमडेसिविर, किंतु ये बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी दवाई सटीक कोविड का ना होते हुए सिर्फ दूसरी बीमारियों की हैं जो कोविड के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं।
इसलिए कई बार मरीज का और उनके परिजन काफ़ी परेशान होते हैं कि साहब हमने तो पूरा 6 रेमडेसिविर सही टाइम पे लगा दिया, फिर भी हमारे मरीज का सीटी स्कैन 20% से बढ़ के 60% पे चला गया, और 60% तो हो गया पर हमारा मरीज तो एकदम सही से बैठा हुआ है वार्ड में, वो तो नॉर्मल है, उसको ऑक्सीजन भी नहीं लग रहा है। तो यही कुछ बातें हैं जो इस बार के एपिडेमिक को बार बार हम डॉक्टर्स के मन में एक प्रश्न पैदा करता है कि हम वाकई में उसी बीमारी की बात कर रहे हैं जो पिछले साल थी, कि अपने आप में ये कुछ नई बीमारी हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो देखने में आ रही है कि डायबिटिक्स एक बहुत बड़ा रिस्क ग्रुप है, और इन डायबिटिक्स को इस इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल करने से हाई शुगर्स का सामना करना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ उनमें बल्कि उनके परिजनों के मन में भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। यहाँ तक कि कई बॉर्डरलाइन केसेस जिनको प्री डायबिटीज़ था उनकी भी डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है। बट डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल, शुगर मैनेजमेंट इंसुलिन और गोलियों के द्वारा किया जा रहा है, और वो करना आवश्यक भी है। हाई शुगर से कोविड से ठीक हुए हुए मरीजों में एक और चीज़ देखी जा रही है जो है म्यूकोरमाइकोसिस का फंगल इन्फेक्शन। यह एक बहुत ही घातक प्रकार का फंगस है जो मरीज के नाक एवं आँख को प्रभावित करता है, एवं इसने कभी कभी आँखों की रोशनी भी चली जाती है। इसका उपचार एंटी फंगल दवाइयों से और सर्जरी के द्वारा किया जाता है। कोविड-19 एक प्रचंड बीमारी है, और ये बीमारी अलग इसलिए है क्योंकि बीमारी समय के साथ में अपना रूप बदल रही है। हमें चाहिए कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमें इस बीमारी से दूर रख सकती है वो है सावधानी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना, एवं हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का पालन बहुत ही कड़ाई से करना पड़ेगा। हम आए दिन देखते हैं कि मरीज के साथ उसके परिजन काफ़ी समीप रहते हुए उसके उपचार में मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। पर यहाँ पे मैं उन सभी परिजनों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वे ये ना भूलें कि ये एक संक्रामक रोग है, एवं ज़्यादा नज़दीकी मरीज से खुद उन्हें भी एक संक्रमण का स्रोत बना सकती है जो वो कल को पूरे समाज में लेकर जाएंगे। कोविड-19 एक कठिन बीमारी है। ये कठिन दौर न सिर्फ मरीजों पे बल्कि चिकित्सकों पे भी, चिकित्सकों के परिवार पर भी गुजर रहा है। इसलिए बतौर चिकित्सक, मैं भी एक चिकित्सक परिवार से आता हूँ, इसलिए आप सभी से इस माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर मरीजों को कोविड-19 के प्रकोप से, अपने भारत और इस विश्व को कोविड-19 के महामारी से बचाने की कोशिश करते हैं। हम सभी को साथ चलना होगा, तभी जाके हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। धन्यवाद। कानों के डॉक्टर, कानों के विशेषज्ञ, सीनियर ईएनटी सर्जन डॉक्टर जवाहर बिहारी साहब को आमंत्रित करता हूं और अनुरोध करता हूं डॉक्टर योगेश मुंडला साहब से कि वे संकलित प्रश्नों का उनसे प्रति उत्तर प्राप्त करें और हमारे साथ जुड़े लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। डॉक्टर योगेश मुंडला जी। गुड इवनिंग डॉक्टर जवाहर बिहानी, बहुत ही सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट हैं डॉक्टर जवाहर बिहानी सर। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो काफ़ी हद तक आपने कवर किया है सर। मैं चाहूँगा कि आप जो है म्यूकोरमाइकोसिस के दो सोर्स हैं, एक नोज और एक आई। तो आई पार्ट को डॉक्टर सौरभ ने कवर किया है। नोस्ट्रिल्स और नोज के थ्रू जो इन्फेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो मैं चाहूँगा सर आप इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताएं। धन्यवाद योगेश। वैसे म्यूकोरमाइकोसिस को काफ़ी अच्छे तरीके से सौरभ ने भी बताया, उसके पहले भी स्पीकर्स ने काफ़ी कंट्रोल किया है, काफ़ी डिटेल में स्टडी की है। ब्लैक फंगस के नाम से इसको फेमस किया गया है। दरअसल ये फंगस ब्लैक नहीं होती है, ये फंगस व्हाइटिश कलर की रहती है, येलोइश कलर की रहती है, क्रीमिश कलर की रहती है। लेकिन इसके इफेक्ट कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वे खून के नलियों को जाम कर देते हैं और उसके आगे का हिस्सा जो है वो पूरा काला पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस का नाम दिया गया है। दुनिया में साधारणतः 10,000 केस, पूरी दुनिया में साधारणतः 10,000 केस म्यूकोरमाइकोसिस के ऑन एन एवरेज पूरे वर्ष भर में मिलते थे, और इस वक्त भारत में 7 लाख मरीज म्यूकोरमाइकोसिस से ग्रसित है। जब फिगर में इतना वेरिएशन आता है तो नेचुरली कि जब दवाइयां बनती हैं तो दवाइयां रूटीन के हिसाब से बनती है, तो वो दवाइयां शॉर्टेज होने की संभावनाएं उतनी अधिक हो जाती है, इसलिए ये शॉर्टेज हमें दिख रहा है।
जहां तक बात चली है कि नाक से संबंधित मैं बात करूं तो निश्चित रूप से यह वायरस नाक में से जाता है। इस पेंडेमिक को अगर हम लें तो नाक और गले के अंदर ही यह वायरस भी पाया जाता है, कोरोना वायरस पाया जाता है। कोविड-19 का ये पूरा पेंडेमिक पहला दौर ले लें, दूसरा दौर ले लें, तो नाक और गले में यह पाया जाता है, इसीलिए RT-PCR की टेस्ट नाक और गले के माध्यम से की जाती है। इस वक्त यह वायरस इतना विरुलेंट है, इतना ज्यादा प्रोग्रेस करता है, फास्ट ग्रोइंग वायरस है कि छाती को भी जकड़ लेता है और परेशानी इस कारण से बढ़ जाती है। तो यह म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये सबसे पहले हम ये सोचें कि ये हो क्यों रहा है। तो जो कारण हमारे सामने आए हैं वो कारण डिस्कस किए हैं कि भाई स्टेरॉइड देने की वजह से होता है, कभी-कभी एक्सेसिव स्टेरॉइड अगर दिए गए हों तो हो सकता है, लेकिन उस वक्त स्टेरॉइड इसलिए दिए जाते हैं कि मरीज की जान पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए पहले जान बचाने की कोशिश चिकित्सक करता है। दूसरा कारण यह है कि जो डायबिटिक रहते हैं, ऑलरेडी डायबिटिक रहते हैं, उनको यह बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि शुगर लेवल बढ़ जाता है। तीसरा ये रहता है कि जितने दूसरे प्रकार के मरीज रहते हैं जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी या प्रतिरोधात्मक शक्ति कम होती है, वे मरीज जो हैं उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है म्यूकोरमाइकोसिस की या फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये फंगस जो है ये साधारणतः वायुमंडल में फंगल स्पोर हमेशा पाए जाते हैं और ये उस स्थिति में ग्रो करते हैं जब इन्हें कोई प्रतिरोध नहीं मिलता है। तो प्रतिरोध नहीं मिलता है ये तभी होता है जब सामने वाले की कंडीशन या मरीज की कंडीशन प्रतिरोध करने की नहीं होती है। तो जब नाक में ये अटैक करता है, अधिकतर नाक में से जाता है, जब सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, वायुमंडल की हवा नाक में से जाती है, तो नेचुरली नाक में से ये जाता है और नाक में सबसे पहले इसका बसेरा हो जाता है। वहां पे इसको बहुत अच्छी कंडीशन मिल जाती है फंगस को ग्रो करने के लिए। जब फंगस ग्रो करता है तो नाक में जो है, नाक में दर्द हो सकता है, नाक में से खून आ सकता है, नाक में से डिस्चार्ज आ सकता है, पीले लाल रंग का डिस्चार्ज आ सकता है। जब फंगस फैलने लगती है तो जिस इलाके में फैल रही है वहां पे दर्द हो सकता है, जैसे नाक के इस हिस्से में हो रही है तो यहाँ पे दर्द हो सकता है, साइनस में हो रही है तो यहाँ पे दर्द होगा, सूजन आ सकती है, ये जितने दांत हैं इन दांतों में दर्द हो सकता है। सर की तरफ ऊपर जाता है तो यहाँ पर सर दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत हो सकती है। जितने अलग अलग प्रकार के साइनस नाक के चारों तरफ रहते हैं वहां पे जब ये फैलता है तो उस इलाके में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम्स रहते हैं। और जब आंखों की तरफ जाता है तो सौरभ जी ने आंखों के बारे में बता दिया, उसको मैं ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज रहती है। योगेश जी और कुछ प्रश्न पूछना है सिम्टम्स को लेकर? जी सर, जो ब्लैक फंगस सिम्टम्स आपने बता दिए हैं, इसका अपीयरेंस सब कुछ आपने बताया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? इसे कैसे ट्रीट करेंगे? सौरभ सर ने भी एक्सप्लेन किया है, मैं चाहूंगा सर आप भी एक्सप्लेन करें। अगर ये इसका ट्रीटमेंट जो है सबसे पहले डायग्नोसिस पार्ट पे करेंगी, डायग्नोसिस पार्ट पे जाए तो जी उसके बारे में भी बताया कि हम नेजल एंडोस्कोपी कर सकते हैं, लेकिन कोविड के इस एरा में अधिकतर नेजल एंडोस्कोपी से लोग पीछे रहते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि जो हमें अपर्णा बताएंगी कि MRI जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी टेस्ट इसमें रहता है कि MRI ब्रेन किया जाए, ऑर्बिट किया जाए और साइनसेस का MRI किया जाए, जिसके अंदर अपने को फंगस दिख जाती है। इस फंगस की खासियत ये रहती है या दुर्भावना इस फंगस की ये रहती है कि ये अंदर की तरफ फैलना शुरू कर देता है और रास्ते में जितनी भी चीजें आती हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। फिर वो ये नहीं देखता कि आंख आ रही है कि ब्रेन आ रही है कि क्या आ रहा है। जब ये ब्रेन की तरफ जाता है तब ये इसका और ज्यादा बढ़ जाता है और खतरा बहुत अधिक हो जाता है। जहां तक ट्रीटमेंट पार्ट है, अर्ली स्टेजेस में दवाइयां उपयोगी हो सकती है। जहां थोड़ा सा बढ़ जाता है तो एंडोस्कोपिकली इस फंगस को निकालते हैं। जहां जहां ये फंगस घुसी रहती है उस पूरे इलाके को क्लीन करने की कोशिश की जाती है। हर बार पूरा क्लीन हो जाता है यह भी जरूरी नहीं है,
लेकिन फिर भी जहां तक दिखता है एंडोस्कोपिकली वो पूरा एरिया क्लीन करते हैं। पूरा एरिया जिस प्रकार से जेसीबी से साफ किया जाता है अतिक्रमण, उस प्रकार से इस पूरी फंगस को साफ किया जाता है। और साथ में केवल ऑपरेशन करना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, दवाइयाँ अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट रहती है। दवाइयों के बारे में भी सब बातें हो चुकी हैं। वेरिकोनाजोल भी कई बार देते हैं, पोसोकोनाजोल उससे स्ट्रॉन्ग दवाई आती है। तो जो भी अवेलेबल हो, जो भी लागू पड़े वो देना चाहिए। यानी मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब सर्जरी करने के बाद में अगर ये सोचें कि सर्जरी कर ली और काम खत्म हो गया, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सर्जरी के बाद में बार बार नाक के अंदर एंडोस्कोपिकली जाकर उसको धोना, वॉश करना, ये बहुत जरूरी रहता है। और वैसे भी मरीज ने अदरवाइज भी ऑपरेशन के बाद में भी अच्छे से वॉश करना चाहिए अपने इलाके को, ताकि फंगस वहां पे इकट्ठी न रहे और जो भी कभी बची हो तो वो ट्रेट सारे बाहर आ जाए, फंगल स्पोर सारे बाहर आ जाए। ये रहता है और दवाइयों से फिर कंट्रोल किया जा सकता है। बियानी सर, जिस तरह से कोविड से बचने के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का यूज करते हैं, वैसे इस म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस से बचने के लिए भी कोई उपाय है क्या सर? ब्लैक फंगस से बचने के लिए उपाय तो दरअसल जो कॉज है उसको अवॉइड करना चाहिए। अब कैसे अवॉइड करना चाहिए कि एक बात जैसे बताई कि कभी पानी की वजह से हो सकता है, फलाना हो सकता है, लेकिन ये तो एटमॉस्फेयर में इटसेल्फ रहता है। तो सवाल ये है कि जब हवा में ये फंगस पाया जाता है तो इस फंगस को हम मास्क के द्वारा बचा सकते हैं। अपनी बॉडी की इम्यूनिटी हमें बढ़ानी चाहिए, यानी प्रिवेंशन जो है वो निश्चित रूप से काम में लेना चाहिए। बार बार नाक को धोना, कई बार हम कहते हैं कि जल नेति करनी चाहिए। ये जल नेति करने से वॉशिंग होता है, वॉश होने से कई बार अलग अलग प्रकार के स्प्रे भी आते हैं जिसको अच्छे से अंदर से स्प्रे करो तो ये वॉश होता रहता है, तो फंगस ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना जरूरी है, जैसे रेशेदार फल अगर हम खाएं, मौसम्बी, संतरा, इसके जूसेस लें, इस टाइप से चीजें अगर हम लेते हैं तो यह फायदेमंद रहता है। विटामिन डी से हमारी कैपेसिटी और अधिक बढ़ सकती है। जब ट्रीटमेंट चल रहा हो कोरोना का, जिसमें स्टेरॉइड दिए जा रहे हो, तो स्टेरॉइड का यूज जो है जितना ऑप्टिमम यूज है उतना ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ में अगर हम एंटी फंगल दवाइयां भी शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि वार्ड में जाने का काम हमको नहीं पड़ता है, हम ईएनटी सर्जन हैं। वार्ड में जो है सीरियस मरीज रहते हैं, जो जनरल फिजिशियन और चेस्ट फिजिशियन प्रमोद झंवर वगैरह ये लोग सब देखते हैं, तो वो लोग शुरू से ही अगर एंटी फंगल चालू करें तो शायद अपने को म्यूकोरमाइकोसिस देखने के चांसेस कम रहें। जितने भी मरीज मैंने ट्रीट किए हैं कोरोना के, मैं अभी भी क्लिनिक पे पेशेंट देखता हूँ और रेगुलरली देखता हूँ। पिछला लॉकडाउन खुलने के बाद से कभी भी मैंने क्लिनिक बंद नहीं की है और कंटिन्यूअस मेरी क्लिनिक चालू रहती है। मैं प्रिकॉशन के साथ में मरीज देखता रहता हूँ और मुझे आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। तो हम जो है एक्सरसाइज करें रोज। जितने मरीज अगर हैं कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, उनको मैं कहता हूँ अगर होम आइसोलेशन में भी हैं तो लोग कहते हैं कि आराम करें। आराम बिल्कुल नहीं करना है, हम जो है एक्सरसाइज करें, कमरे के अंदर वॉक करें। आइसोलेशन में रहते हुए भी हम प्राणायाम कर सकते हैं, हम वस्त्रिकासन कर सकते हैं, प्राणायाम का अलग कितना अलग प्रकार इम्पोर्टेंस है इसमें? यस योगेश, प्राणायाम का क्या रोल है सर इसमें? प्राणायाम का रोल ये है कि प्राणायाम करने से एक तो हमारे हवा की एंट्री साइनसेस में वगैरह सब तरफ होती है, और हमारा बेसिक प्रिंसिपल नाक कान गले में यह है कि अगर एरिएशन अच्छा रहे, यानी हवादार रहे कमरा, तो कमरा अगर हवादार रहेगा तो सीलन नहीं लगेगी। तो सीलन कौन सी लगती है? फंगस की वजह से सीलन लगती है, तो सीलन नहीं लगती है और वो ज्यादा अच्छा रहता है। फिर साथ में प्राणायाम करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी जो है हमारी काफी अच्छी हो जाती है, हमारा रेस्पिरेटरी रिजर्व जो है वो हमारा बढ़ जाता है, तो शक्ति हमें और मिल जाती है।
बीमारी से लड़ने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आप ग्रसित नहीं हैं या कोरोना से ठीक हो गए हैं तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक भी हमें करना चाहिए, तो इससे हमें काफी फायदा रहेगा। थैंक यू डॉक्टर बिहानी सर। जी धन्यवाद डॉक्टर जवाहर बिहारी सर।